वेलकम टू फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी में आपका स्वागत है, द चैनल दैट सिंप्लीफाइज ग्लोबल पॉलिटिक्स। इस चैनल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री एज वेल एज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ था। इसलिए हमने हिस्ट्री का जो फर्स्ट वीडियो है मैंने अपलोड कर दिया, जिसके अंदर हमने जो एब्सोल्यूट मोनार्की इन यूरोप थी फ्रॉम 1500 टू 1800 एडी, उसके अंदर हमने जो स्पेन था उसके बारे में पढ़ा था। आप देखते हैं मैं आपको यहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, नेशनल इंटरेस्ट। ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनके लिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल बेसिक्स पता होने चाहिए, जो मैं आपको साथ में बताता चलूंगा। तो यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कुछ 5 थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है। उसके अंदर पहला टॉपिक है नेशनल इंटरेस्ट। बाकी मैं बता देता हूँ। उसके अंदर नेशनल पावर आता है, बैलेंस ऑफ पावर आता है, सिक्योरिटी अलायंसेस, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। पर इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है नेशनल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम नेशनल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इंटरेस्ट मतलब होता है, नेशनल इंटरेस्ट को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब होता है राष्ट्रीय हित। बिल्कुल वही जो ह्यूमन बींग्स के केस में हम इंटरेस्ट वर्ड का यूज करते हैं, सिमिलर वर्ड का यूज यहाँ पर भी होता है नेशनल इंटरेस्ट में। जो नेशनल का सेल्फ इंटरेस्ट होता है उसे हम नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, और जो भी नेशन की फॉरेन पॉलिसी होती है, जो भी फॉरेन पॉलिसी होती है वो नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे ही फॉर्मुलेट की जाती है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ स्टार्ट करने से पहले। जो हमारी S-400 डील है रशिया के साथ, उसमें अमेरिका ने अंडर कार्ड्स ऑफ सैंक्शंस जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन 2017 के अंदर लेके आई थी, इसका फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इसके अंदर 3 कंट्रीज आती हैं जिनके साथ कोई भी कंट्रीज डिफेंस डील साइन करने से बचना चाहिए। मेजर डिफेंस डील वो कंट्रीज हैं रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान, जिसमें से इंडिया ने रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील साइन की थी। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका काफी बार थ्रेटन कर चुका है इंडिया को सैंक्शंस के थ्रू, बट इंडिया ने जो रिप्लाई दिया हुआ है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में, इसलिए हम इस डील के साथ आगे बढ़ेंगे। उसी तरह एक जो पॉसिबिलिटी बाहर निकल के आ रही है, जो काफी हद तक सही है, कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया पर सैंक्शंस नहीं लगाएगा, क्योंकि यूएसए को इस समय इंडो पैसिफिक थिएटर के अंदर इंडिया की काफी ज्यादा जरूरत है टू काउंटर चाइना। देखिए, यहाँ पे दोनों के नेशनल इंटरेस्ट जब मैच हो गए हैं, तो दोनों में से किसी ने भी कोई नेगेटिव स्टेप इस रिलेशंस को डिटेक्ट करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाए, सब इसको पॉजिटिव वे में ही ले रहे हैं। तो चलिए, नेशनल इंटरेस्ट के जो मीनिंग, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन है उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, यह मैंने आपको बताया, जो भी स्टेट है, स्टेट यहाँ पे होता है एक, जो भी नेशन है उसको हम स्टेट भी कहते हैं। यहाँ पे ये टिपिकल स्टेट नहीं है, इंडिया का स्टेट माने नेशन आप ले सकते हैं। वो जो भी अपने जो फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस है उसको अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर डिफाइन करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी S-400 डील का एक एग्जांपल देकर। देखिए, H.C. मॉर्गन तो ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट थे 20th सेंचुरी के। इन्होंने क्या नेशनल इंटरेस्ट के बारे में क्या कहा है? इन्होंने कहा कि इट इज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल नेसेसिटी, एक मॉरल ड्यूटी भी है कि जब भी कोई नेशन दूसरे नेशंस के साथ डील करे तो वो एक गाइडिंग स्टार, एक स्टैंडर्ड फॉर थॉट और वन रूल फॉर एक्शन को लेकर चले, जो कि है नेशनल इंटरेस्ट। आप समझ गए होंगे नेशनल इंटरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन में आपको, देखिए इसके अंदर ये एक डेफिनेशन नहीं थी, एक मीनिंग था। नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताता हूँ कि ये वेग और एम्बिगुअस टर्म है। वेग मतलब कहीं भी यूज की जा सकती है, बहुत ही अनक्लियर वे में से कई बार यूज किया गया है। तो मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। हिटलर एंड नाजी जर्मनी। आपको पता होगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्ट है वो जर्मनी के एग्रेशन से ही स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे जो हिटलर है, जर्मनी के उस समय के लीडर थे, डिक्टेटर थे, उन्होंने जो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज है उसको जर्मनी के नेशनल इंटरेस्ट
में ही सारी पॉलिसीज इस तरह जस्टिफाई किया था, और उस वजह से सेकंड, देखिए मॉरली तो ये काफी रॉन्ग है, लेकिन उन्होंने इसे जर्मनी के नेशनल इंटरेस्ट में जस्टिफाई किया था, इसलिए इसे वेग और एम्बिगुअस टर्म भी कहा जाता है। उसी तरह जो 1979 और 89 तक सोवियत इंटरवेंशन अफगानिस्तान में हुआ, उसमें भी जो सोवियत यूनियन है उन्होंने अपना इंटरवेंशन ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट जस्टिफाई किया था। जो सेकंड पॉइंट है वो यूएसए का नेशनल इंटरेस्ट है, बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है। जैसे लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट चेंज कैसे होता है, जैसे आपको पता होगा जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था उसके बाद 1949 के अंदर चाइना के अंदर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके अंदर जो चाइना का मेन लैंड है जिसे हम आज हम कम्युनिस्ट चाइना भी कहते हैं, उसके अंदर उस समय कम्युनिज्म स्टार्ट हो गया था। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उस समय चाइना को रियल चाइना कहने से मना कर दिया, कम्युनिस्ट चाइना को रियल चाइना कहने से मना कर दिया। लेकिन वो जो फॉर्मर्स ऑफ चाइना था उस समय ताइवान, उसे रिपब्लिक ऑफ चाइना बुलाते थे। लेकिन जैसे जैसे कोल्ड वॉर के अंदर यूएसए और रशिया की जो एनमिटी वो इंक्रीज होने लगी, वैसे ही यूएसए को 1970s के अंदर ये पता चला कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को चाइना की जरूरत है, जो कम्युनिस्ट चाइना उसकी जरूरत है अगेंस्ट रशिया। और आपको पता है 1960s के अंदर जो रशिया लेट 1960s के अंदर रशिया और चाइना के बीच में एक वॉर हो गया था, जिस वजह से रशिया और चाइना के रिलेशंस खराब हो गए थे। जो आज के कम्युनिस्ट चाइना उसके रिलेशंस खराब हो गए थे, इस वजह से यूएस और चाइना के रिलेशंस इंक्रीज होने लग गए उसके बाद। तो आपने देखा फिर उसने जो जिससे पहले वो रियल चाइना मानता था ताइवान को, उसने उसे ताइवान का नाम दे दिया, और जो कम्युनिस्ट चाइना था उसको रियल चाइना बुलाने लगे। लेट 1970s के अंदर हुआ था। और आप अभी देख रहे हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भी ऑफिशियल्स थे चाइना के, उन्होंने जो कम्युनिस्ट चाइना है उसके जो प्रेसिडेंट है चाइना के समय शी जिनपिंग, उनको प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी बुलाना स्टार्ट कर दिया था, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। तो ये वापस से एक डिफरेंस आ रहा है लॉन्ग टर्म के अंदर कि अब जो कम्युनिस्ट चाइना वो यूएसए की पावर को चैलेंज कर रहा है, तो चाइना का इंपॉर्टेंस है वो यूएसए वापस कम करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं इसकी वेग और एम्बिग्विटी की वजह से कुछ स्कॉलर्स ने क्या कहा है। रेमंड आरन और माइकल जे ग्रोलर, इन्होंने कहा है कि नेशनल इंटरेस्ट की कोई भी सिंगल एक्सेप्टेबल डेफिनेशन नहीं है, इसलिए इसे ड्रॉप कर देना चाहिए फ्रॉम एनालिटिकल स्कीम ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। रेमंड आयरन इसे स्यूडो थ्योरी भी कहते हैं। रेमंड आयरन इसे स्यूडो थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि ये हर सिचुएशन में फिट नहीं बैठ सकती है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप देखिए वीवी डाइक, ये भी पॉलिटिक्स स्कॉलर है, इन्होंने कहा है जो स्टेट्स seek to protect national interest is that which states seek to protect or achieve in relation to each other. It means desire on the part of sovereign states. ये 20th सेंचुरी का स्टेटमेंट है, इसलिए sovereign states कहना काफी जरूरत था क्योंकि 20th सेंचुरी के अंदर इंडिया, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज और काफी अफ्रीकन नेशंस जो यूरोपियन कंट्रीज उनकी कॉलोनी थी, लेकिन आज के स्टेटमेंट में ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज सॉवरन हो चुकी है, एक्सेप्ट कुछ कंट्रीज को अपने सॉवरेनिटी गंवाने का काफी ज्यादा शौक है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एंड श्रीलंका, जहाँ पे वो चाइनीज कॉलोनी की तरह बिहेव करती हैं। नेक्स्ट, ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन ने कहा है नेशनल इंटरेस्ट इज व्हाट ए नेशन फील्स नेसेसरी टू इट्स सिक्योरिटी एंड वेलबींग। ये वेलबींग है। उन्होंने आगे ऐड किया था कि नेशनल इंटरेस्ट, ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन ने ही आगे ऐड किया, नेशनल इंटरेस्ट reflects the general and continuing ends for which a nation acts। जो continuing ends है और जो एक पॉलिसी बना के चलते हैं उस पे ही एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया का एग्जांपल जो कोल्ड वॉर था उस समय इंडिया नॉन अलाइनमेंट पे चल रहा था। जैसे ही कोल्ड वॉर एंड हुआ तो आप देखते हैं कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी उसके अंदर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कि हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया उसके बाद। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट थिंग इज, मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट से पहले कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ। मैंने स्लाइड्स में नहीं लिखे क्योंकि वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। देखिए नेशनल इंटरेस्ट को जनरली मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक जैसे डिवाइड करते हैं वाइटल,
सेकेंड डिवाइड करते हैं इसे नॉन वाइटल। वाइटल वो होता है जिसको नेशंस को हमेशा प्रोटेक्ट करना होता है, जैसे उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिस्टम। जो नॉन वाइटल होता है उसके अंदर सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कि क्या करना चाहिए हमें। फॉर एग्जांपल इस समय जो आई होप आप समझ गए होंगे, जो नॉन वाइटल इंटरेस्ट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको नॉन वाइटल इंटरेस्ट का, तो वो है ट्रेड रिलेटेड इश्यूज और क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस। ये दो एग्जांपल है, इम्पोर्टेंट है बट इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे ज्यादा फर्क नहीं डालते हैं, तो इसको नॉन वाइटल में हम गिनते हैं। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, यहाँ पर दो अप्रोचेस हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हम देखते हैं दो अप्रोचेस होती है। एक होती है ऑब्जेक्टिविस्ट मतलब वो नेशनल इंटरेस्ट एक सेट डेफिनेशन में डिपेंड करते हैं कि यही नेशनल इंटरेस्ट हो सकता है। सब्जेक्टिव होती है प्लूरलिस्टिक, मतलब सिचुएशन पर डिपेंड करता है। प्लूरलिस्टिक अप्रोच है कि सब सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि किस कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट कब क्या होने वाला है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। अब चार्ल्स लर्च और अब्दुल सईद ने एक डेफिनेशन दी है नेशनल इंटरेस्ट की, वो भी बता देता हूँ। द जनरल लॉन्ग टर्म एंड कंटिन्यूइंग प्रोसेस इन विच द स्टेट, द नेशन एंड द गवर्नमेंट ऑल सी देमसेल्व्स एज सर्वेंट। ठीक है, ये नेशनल इंटरेस्ट की काफी ज्यादा ब्रॉड डेफिनेशन यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट चीज के अंदर हम चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट चीज मैंने आपको बताई वाइटल और नॉन वाइटल बताई थी। वाइटल के अंदर आपको मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे होता है, पहला होता है फिजिकल के अंदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आता है कि आप जो अपनी लैंड है उसको किसी दूसरे कंट्रीज को कब्जाने से रोकें। पॉलिटिकल के अंदर अगर आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो उस सिस्टम को कोई चेंज नहीं कर पाए। कल्चरल, जो आपकी कल्चरल वैल्यूज है वो सब वाइटल इंटरेस्ट के अंदर आता है। नॉन वाइटल इंटरेस्ट के अंदर चीजें आती हैं लेकिन वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती और वो सिचुएशन पे डिपेंड करती है। नॉन वाइटल इंटरेस्ट डिपेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है। तो ये नॉन वाइटल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के अलग अलग तरीके होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज पे भी डिपेंड करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट चीज हम वही देखने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट क्या क्या होते हैं। तो टी.डब्ल्यू. रॉबिन्सन ने बताए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। सबसे पहले होता है प्राइमरी, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो मैंने आपको भी वाइटल इंटरेस्ट बताए थे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, वो सब इसके अंदर आता है। सेकेंडली आता है जो जिसको इम्पोर्टेंट करना इम्पोर्टेंट है बट इसके लिए कोई कंट्री वॉर तक या इस सिचुएशन तक नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोटेक्शन ऑफ डायस्पोरा। वेरिएबल आता है जो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अब वेरिएबल नेशनल इंटरेस्ट इंडिया क्या हो गया कोविड के अंदर की सभी जो पेटेंट है, पेटेंट फेवर होना चाहिए वैक्सीन पे और सभी नेशंस को चाहे पुअर हो या रिच हो उनको इक्वल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। और जो कंपनीज है जैसे फाइजर वो अपना पेटेंट इस पे गिव अप करे। जनरल इंटरेस्ट होता है, नेक्स्ट थिंग है जो जनरल इंटरेस्ट होता है, इसका मतलब होता है जो नेशन का इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल जो इंडिया का इंटरेस्ट एज ए नेशन वो काफी अलग नेशंस का भी सेम इंटरेस्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज इंडिया के इंटरेस्ट में भी इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे काफी ज्यादा काम कर रहा है और ये बाकी कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मालदीव्स, चाइना, पाकिस्तान इनके भी हक में है कि वो ग्लोबल वार्मिंग को रोकें ताकि आगे जाके ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। स्पेसिफिक इंटरेस्ट है जब ये जनरल इंटरेस्ट थोड़ा और ज्यादा नैरो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना एंड इंडिया दो कंट्रीज हैं जो एडवर्सरीज हैं, लेकिन जब ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज की बात आती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब ये दोनों डेवलपिंग कंट्रीज साथ में दिखाई देती है अगेंस्ट द डेवलप्ड कंट्रीज, ये क्लासिफिकेशन टी.डब्ल्यू. रॉबिन्सन ने दिया था। आई होप आपको समझ गए होंगे। टी.डब्ल्यू. रॉबिन्सन ने इसके अलावा एक इंटरनेशनल इंटरेस्ट के बारे में भी बात की थी। तो 3 इंटरनेशनल इंटरेस्ट बताए थे उन्होंने। पहला है आइडेंटिकल मतलब जो काफी सारे नेशंस के लिए सेम है। फॉर एग्जांपल टू स्टॉप टेररिज्म, जो टेरर ग्रोथ है उसको रोकना है, वो ज्यादा पावर अचीव ना कर पाएंगे, काफी सारे कंट्रीज के लिए सेम है।
एक्सेप्ट 2-4 बंदरों के अलावा सभी कंट्रीज के लिए इंटरेस्ट सेम है। कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट, ठीक है, जहाँ पे डिस्प्यूट्स हैं लेकिन वो वहाँ पर एक एग्रीमेंट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, डेवलप्ड कंट्रीज कहती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज को जो कंसेशन मिला हुआ है उन्हें हमें डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे एग्रीमेंट बन सकता है। कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट मतलब जहाँ पे एग्रीमेंट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, वो सब कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लासिक एग्जांपल है कश्मीर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसके अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई एक ओपिनियन नहीं बना पाई है, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड ओपिनियन है। ये बहुत ही अलग एग्जांपल था, इसके और ज्यादा स्पेसिफिक एग्जांपल्स हो सकते हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं फॉर प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पहले आता है डिप्लोमेसी, सेकंड है प्रोपेगेंडा, थर्ड इकोनॉमिक एड एंड लोन्स, फोर्थ अलायंसेस एंड ट्रीटीज, फिफ्थ है कोर्सिव मीन्स, ओके। तो सबसे पहले डिप्लोमेसी की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। इट इज थ्रू डिप्लोमेसी that the foreign policy of a nation travels to other nations and seeks to secure the goal of national interest as defined by foreign policy, ठीक है। अकोमोडेशन और रिकॉन्सिलिएशन के साथ डिप्लोमेसी जो भी डिजायर्ड नेशनल इंटरेस्ट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, उसको सिक्योर करने की कोशिश करती है विदाउट ऑल्टरकेशंस या किसी भी वॉर के अलावा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है, जो बहुत ही लार्ज डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, टोटल डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, उनको थ्रू डिप्लोमेसी सॉल्व करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल साइनो इंडो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट या इंडो पाक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, काफी ज्यादा बड़े जो इश्यूज है, इनको टॉक्स के थ्रू सॉल्व करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और डिप्लोमेसी को अदर मीन्स ऑफ प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट है, उनसे भी हमें दूसरे जो मीन्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट प्रमोशन मेथड्स है उनसे इसे कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट चीज देखते हैं प्रोपेगेंडा। मोस्ट ऑफ द पीपल टेक इट इन अ नेगेटिव सेंस, बट बिल्कुल ये नेगेटिव सेंस में भी यूज होता है लेकिन पॉजिटिव सेंस में भी यूज होता है। मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। प्रोपेगेंडा इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट to affect the minds, emotions and actions of a given group for a specific public purpose। तो देखिए प्रोपेगेंडा के अंदर हम जो ट्रू सेंस है वो भी बाहर निकाल सकते हैं और जो नेगेटिव सेंस है वो भी बाहर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इन जम्मू कश्मीर, इंडिया हैज बीन ट्राइंग कि इसे पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है इस टेररिज्म को, तो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है और ये बिल्कुल जस्टिफाइड ट्रू सेंस में। एक नेगेटिव सेंस में हम लेते हैं अगर चाइना का, तो चाइना जो वीगन मुस्लिम्स पे जो री एजुकेशन कैंप्स बात करते हैं, असल में वो टॉर्चर सेंटर्स होते हैं लेकिन वो उनसे री एजुकेशन कैंप कहते हैं, तो ये फॉल्स प्रोपेगेंडा का मेथड है। और मैं प्रोपेगेंडा आपको बताता हूँ कैसे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग कोल्ड वॉर के अंदर the USA used propaganda against communist countries as a means for checking the Soviet influence in world politics. Likely, the same way the Soviet used ideology of communism and gave call workers of the world unite. This was a call given by Karl Marx and subsequently used by many of the communist countries as a means of expanding its sphere of influence in world politics. I hope आप प्रोपेगेंडा समझ गए। थर्ड इकोनॉमिक एड्स एंड लोन्स, ये काम सबसे पहले जानते हैं काम क्यों करता है कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ वेरी वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्रीज which provides a big opportunity to rich nations for promoting their international interest or their national interest in relation to the poor nations, ठीक है। तो there is a dependence of low income countries for international goods, technology, know-how, foreign aid, armaments, ठीक है, and economic aid। तो इन सब की जरूरत की वजह से जो पुअर नेशंस हैं उनके खिलाफ ये स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा यूजफुल साबित होती है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। इकोनॉमिक एड एंड लोन्स की टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। जो नेक्स्ट इसके अंदर जो
एक कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जब कोल्ड वॉर आया था तो उसके मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ उसके बारे में कि कैसे इसे यूज किया गया था। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक मार्शल प्लान निकाला था जिसमें अमेरिका ने यूरोपियन नेशंस को इकोनॉमिक एड दी थी ताकि यूरोपियन नेशंस का अपना रिकंस्ट्रक्शन वापस कर सकें, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 यूरोपियन लैंड में भी लड़ा गया था, वहाँ पे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो वो जो इकोनॉमिक असिस्टेंस दी थी इंडिया ने, जो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने के लिए दी थी, और इन्फ्लुएंस इंक्रीज होने की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट सर्व हो रहा था। नेक्स्ट चीज इज अलायंसेस एंड ट्रीटीज। ठीक है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज सिक्योर्ड बाय 2 और मोर स्टेट्स फॉर सिक्योरिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, दिस डिवाइस इज मोस्टली यूज्ड फॉर सिक्योरिंग आइडेंटिकल एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग इज अलायंसेस एंड ट्रीटीज मेक इट लीगल ऑब्लिगेशन for the members of alliances and signatories of treaties to work for the promotion of agreed common interest। ठीक है, ये मिलिट्री भी हो सकते हैं और इकोनॉमिक भी हो सकते हैं। अलायंसेस एंड ट्रीटीज आप देखो RCEP जिसको इंडिया ने ज्वाइन करने से मना किया था, वो एक मिलिट्री, वो एक इकोनॉमिक ट्रीटी थी। और जो एक नेटो, सीएटो, सेंटो जो अमेरिका ने अगेंस्ट कम्युनिस्ट बनाई थी कोल्ड वॉर के अंदर, वो मिलिट्री थी। और उसी तरह से वॉर्सो पैक्ट जो सोवियत यूनियन ने बनाया था अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट कंट्रीज, वॉर्सो बाय द वे इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड, वो टू स्टॉप द टू इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म इन यूरोप को सोवियत रशिया ने बनाया था। तो आप समझ लेंगे कि मिलिट्री पैक्ट, अलायंसेस एंड ट्रीटीज इकोनॉमिक भी हो सकते हैं और मिलिट्री भी हो सकते हैं। कोएर्सिव मीन्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, कोएर्सिव मीन्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज। इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? कोएर्सिव मीन्स आर ऑल दोज मेथड्स व्हिच आर शॉर्ट ऑफ वॉर। वॉर से पहले के जो भी मेथड्स हैं वो उसको कोएर्सिव मीन्स कहता है। इंटरनेशनल लॉ वॉर को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो उसे इलीगल मानता है, लेकिन काफी कंट्रीज इसे यूज कर चुकी है। मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगा और पूरे वर्ल्ड के सामने से जस्टिफाई भी किया हुआ है। तो कोएर्सिव मीन्स शॉर्ट ऑफ वॉर क्या कह सकते हैं? इंटरवेंशन, आप दूसरी कंट्री के अंदर इंटरवीन करें। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कैसे इराक के अंदर इंटरवीन किया, कैसे अफगानिस्तान के अंदर इंटरवीन किया। सिमिलरली नेक्स्ट है नॉन इंटरकोर्स। आप उस कंट्री के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज कट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 पाकिस्तान ने जो अपना डिप्लोमेटिक स्टाफ है, हाई कमिश्नर टू इंडिया से वापस रिकॉल कर लिया था। आई होप आप समझ में उससे कोई फायदा हुआ नहीं, लेकिन आदत खराब है, जाती नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चीज है जो एम्बार्गो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कतर पे सऊदी अरेबिया एंड अदर कंट्रीज ने एम्बार्गो लगाया था जून 2017 के अंदर, जब उन पे आरोप लगा था कि ये ईरान बैक्ड टेररिस्ट ग्रुप्स को फंडिंग कर रहे हैं। आप समझ लेंगे इसका। और नेक्स्ट चीज है, देखिए वॉर के बारे में बात करते हैं। वॉर इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कोएर्सिव मेथड्स फॉर सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल 1962 के अंदर चाइना ने इसे अगेंस्ट लिमिटेड बॉर्डर वॉर को यूज किया था अगेंस्ट इंडिया टू सिक्योर इट्स नेशनल इंटरेस्ट, और वो सक्सेसफुल हुए थे। 1965 के अंदर पाकिस्तान ने भी इसे यूज किया फॉर सिक्योरिंग कश्मीर, बट दे फेल्ड। ठीक है, तो देखिए वॉर एंड एग्रेशन दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलीगल मीन्स एंड नेशंस रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ पीसफुल मीन्स, येट दे कंटिन्यू टू बी यूज्ड व्हेन नेशंस फाइंड इट नेसेसरी एंड एक्सपीडिएंट। फॉर एग्जांपल जब यूएस के ऊपर 9/11 अटैक्स हुआ था, उसके बाद यूएस लेड इंटरनेशनल कोalition स्टार्टेड ए वॉर अगेंस्ट अल-कायदा एंड तालिबान इन अफगानिस्तान। एंड नेक्स्ट थिंग इज टेररिस्ट एक्टिविटीज के खिलाफ जो वॉर और अदर फोर्सिबल मेथड्स, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के अगेंस्ट जो वॉर और अदर फोर्सिबल मेथड्स है उसको हर कंट्री सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल माली के अंदर जब फ्रांस ने बॉम्बिंग की थी, तो आप समझ गए होंगे। सेकेंड एग्जांपल इज इजराइल ने रिसेंटली हमास की बॉम्बिंग की, जो एक टेररिस्ट ग्रुप है। सिमिलरली इंडिया ने टेररिज्म के अगेंस्ट स्ट्राइक की थी 2019 के अंदर। आई होप आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर नेशनल इंटरेस्ट का इम्पोर्टेंस समझ गए होंगे। आप इसे देखेंगे कि इसे ड्रॉप कर सकते हैं कि नहीं। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
देखिए, but every attempt must be made to make goals of national interest compatible with the larger interest of the international community. Our goal should be universalized nationalism. Thank you for watching my video. Please subscribe to my channel, and if you like the video, please share it with your friends. Thank you very much.